हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बाइट्स विद तनुजा। और आज ना हम आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे। तो 16 का ना मेन पर्पज़ है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। मतलब कि कोई भी सिटीज़न अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे तो उसको फेयर चांस मिले बिना किसी अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन के। तो आर्टिकल 16 के ना मेन 6 क्लॉजेस है। क्लॉज 1 एंड 2 जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं और क्लॉज 3 to 6 एक्सेप्शंस है। मतलब कि कुछ स्पेशल केसेस में इक्वालिटी रूल को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है। तो आर्टिकल 16 के ना क्लॉज 1 एंड 2 दोनों इक्वालिटी से रिलेटेड है, पर दोनों का फोकस थोड़ा अलग है। एक इक्वल चांस देने पे बात करता है और दूसरा ना डिस्क्रिमिनेशन रोकने पे बात करता है। तो क्लॉज 1 कहता है कि सब सिटीजन्स को गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट सबको अप्लाई करने और compete करने का फेयर मौका देगी। किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि उसको चांस ही नहीं मिला। इट्स अबाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालती है तो हर एलिजिबल सिटीज़न अप्लाई कर सकती है। रिलीजन या कास्ट मैटर नहीं करता। तो अब क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हो या सिलेक्ट हो रहे हो तो सिलेक्शन सिर्फ मेरिट और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होना चाहिए, बैकग्राउंड के बेसिस पे नहीं। इट्स अबाउट स्टॉपिंग अनफेयर ट्रीटमेंट। तो क्लॉज 1 ना इक्वल चांस मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है और क्लॉज 2 बात करता है कि नो बायस मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे ना एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं टू मेक इट क्लियर। इमेजिन एक गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है और वहाँ पे क्लॉज 1 इंश्योर करेगा कि एवरीवन कैन गिव द एग्ज़ाम, ओके, और क्लॉज 2 इंश्योर करेगा कि सिलेक्शन ना रिलीजन या कास्ट पे डिपेंड ना करे। अब बात करते हैं क्लॉज 3 की। तो क्लॉज 3 ना रेसिडेंस रिक्वायरमेंट की बात करता है। मतलब कि कुछ जॉब्स में लोकल रेसिडेंस को प्रेफरेंस देना अलाउड है। इसका रीज़न ये है कि लोकल लोग अपने एरिया के कंडीशंस, कल्चर और लैंग्वेज को बेटर समझते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने स्टेट सर्विस में महाराष्ट्र के रेसिडेंट को प्रेफरेंस देती है तो ये ना क्लॉज 3 के अंडर अलाउड है। तो क्या लोकल कंडीशंस के लिए 100% रिजर्वेशन अलाउड है? तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ रीजनेबल प्रेफरेंस अलाउड है। पूरी जॉब कैटेगरी को लोकल के लिए लॉक करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज 4। तो क्लॉज 4 ना रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। ये एक ना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब कि कुछ ग्रुप्स को अपलिफ्ट करने के लिए ना स्पेशल हेल्प दे सकते हैं, ऐसा बोलता है क्लॉज 4। इसके अंडर SC, ST, OBC के ग्रुप्स को ना रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जब तक उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है गवर्नमेंट जॉब्स में तब तक उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और इस क्लॉज का मेन पर्पज़ है कि सबको इक्वल लेवल पे लाना। ओके, इम्पॉर्टेंट केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे बैकवर्डनेस डिसाइड नहीं कर सकते और सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी कंसिडर करना ज़रूरी है। तो क्या हर कास्ट के लोग रिजर्वेशन ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ वो बैकवर्ड क्लासेस जो सर्विसेज में अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो क्या मेरिट्स इग्नोर कर सकते हैं? तो वो भी नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन में भी ना मिनिमम मेरिट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्लॉज 5। तो क्लॉज 5 ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक एक्सेप्शन है। ये क्लॉज एक स्पेशल परमिशन देता है, मतलब एक स्पेशल एक्सेप्शन देता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। मतलब अगर कोई स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल किसी धर्म मतलब रिलीजन से कनेक्टेड है तो वो अपने स्टाफ में उसी रिलीजन के लोगों को रख सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक सेंट जेवियर्स क्रिश्चियन स्कूल है, तो दैट स्कूल कैन
कीप अ क्रिश्चियन प्रिंसिपल, बिकॉज ना उनका एम है अपने रिलीजियस आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना। तो क्लॉज 5 का जो रूल है ना वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है। नेक्स्ट है क्लॉज 6, ये EWS रिजर्वेशन की बात करता है। ये ना एक नया न्यू क्लॉज है और ये 2019 में ऐड हुआ था। ये उन लोगों के लिए है जो पुअर है बट वो SC ST OBC कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए गवर्नमेंट ने 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी में आता है और उनकी इनकम लो है तो वो EWS के कोटा के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक केस था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि EWS रिजर्वेशन वैलिड है और इवन अगर टोटल कोटा 50% से थोड़ा ऊपर चला जाए फिर भी चलेगा इन एक्सेप्शनल केसेस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, अल्सो नोन एज द मंडल कमीशन केस। तो 1979 में ना मंडल कमीशन बनाई गई थी टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो कमीशन ने रिकमेंड किया कि 27% रिजर्वेशन OBC के लिए दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स में। जब गवर्नमेंट ने ना 1990 में ये रिकमेंडेशन अप्लाई किया तो देश भर में प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने पूछा कि क्या ये रिजर्वेशन फेयर है, क्या ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो नहीं है, मतलब आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के तो अगेंस्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 27% रिजर्वेशन ऑफ फॉर OBC ना वैलिड है एंड कास्ट अलोन कैन नॉट बी दी ओनली टेस्ट, मतलब बैकवर्डनेस डिसाइड करते वक्त सोशल प्लस एजुकेशनल फैक्टर्स भी देखना चाहिए। एंड 16 क्लॉज 4 सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए है, प्रमोशन के लिए नहीं है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन नॉट अलाउड। ओके, एंड क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ। OBC में जो फाइनेंशियली या सोशली एडवांस्ड है, मतलब रिच क्लास है, उनको ना रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे 50% कैप ऑन रिजर्वेशन भी लाया गया। टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर गवर्नमेंट 15% SC को देती है और 7.5% ST को और 27% OBC को रिजर्वेशन देती है तो इसका टोटल रिजर्वेशन होता है 49.5%, राइट। तो ये अलाउड है। लेकिन अगर 60% कर दिया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अनलेस इन एक्सेप्शनल केसेस। नेक्स्ट केस है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। इस केस में ना क्या हुआ कि आफ्टर द इंदिरा साहनी केस 1992 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड नहीं होगा अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, राइट। तो बट लेटर गवर्नमेंट ने ना कुछ अमेंडमेंट्स पास किए, जैसे कि 77th, 81st, 85th अमेंडमेंट, जिसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन अगेन अलाउ किया गया। सो इन द केस ये क्वेश्चन उठा कि क्या ये अमेंडमेंट्स वैलिड हैं, क्या स्टेट बिना प्रूफ के प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये अमेंडमेंट्स वैलिड है, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड है, लेकिन स्टेट को कुछ चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी, जैसे कि बैकवर्डनेस, मतलब जिस कैटेगरी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ओके, सेकंड है इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनका नंबर गवर्नमेंट जॉब्स में कम है। और थर्ड है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी, मतलब कि रिजर्वेशन से ऑफिस का काम, मतलब ऑफिस की इफ़िशियंसी इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो रिजर्वेशन देने का मेन पर्पस था कि बैलेंस बनाना बिटवीन सोशल जस्टिस एंड इफ़िशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहती है तो उनको ना ये 3 चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी कि वो ग्रुप स्टिल बैकवर्ड है,
या एंड गवर्नमेंट जॉब्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है एंड रिजर्वेशन से वर्क एफिशिएंसी अफेक्ट नहीं होती। अगर ये तीनों ग्रुप वैलिड मतलब प्रूफ होते हैं तो वो अलाउ कर सकती है। मतलब रिजर्वेशन इन प्रमोशन अलाउड है बट ना प्रूफ के बिना नहीं। तो स्टेट मस्ट कलेक्ट क्वांटिफाइबल डाटा बिफोर गिविंग अ रिजर्वेशन। सो एट लास्ट आज हमने समझा कि आर्टिकल 16 हमें गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल चांस देता है, साथ ही रिजर्वेशन और लोकल प्रेफरेंस जैसे एक्सेप्शंस के थ्रू सोशल जस्टिस और मेरिट का बैलेंस भी बनाए रखता है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17 के बारे में, जो बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसमें हमें पता चलेगा कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे कम्प्लीटली फॉरबिडन है।